Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Cash Flow Statements. We will be discussing part A of the topic 2 now. In this topic we will discuss about cash flow from operating activities, example of operating activities for different industries, and step-by-step computation of cash flow from operating activities as per the format provided in Accounting Standard 3. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक कंपनी की मेन या प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं. These are the principal revenue generating activities or the main activities of the enterprise, and these activities are not investing or financing activities. Students, operating activities एक कंपनी की principal revenue generating activities होती हैं और ये investing या financing activities तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं. अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि अगर एक कंपनी जो है गारमेंट क्लोथ्स बना रही है तो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी स्टूडेंट सोचिए दिमाग में क्या होगी. वो होंगी कि हम कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और रॉ मटेरियल क्या होगा ऐसे बिजनेस के लिए, जैसे कपड़े के धान खरीद रहे हैं, रंग खरीद रहे हैं, हम धागे खरीद रहे हैं, पैकिंग के लिए पॉलिथीन खरीद रहे हैं, गत्ते के डब्बे पैकिंग के लिए हम खरीद रहे हैं, और जो टेलर्स हैं या जो कारीगर हैं उनको हम उनकी मजदूरी या उनकी वेजेस पे कर रहे हैं. जो हमारा फिनिश्ड हुए प्रोडक्ट्स है, जैसे मे बी मैं शर्ट्स बना रहा हूँ या मैं पैंट बना रहा हूँ या मैं कुछ और बना रहा हूँ, तो ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है, जो गारमेंट्स हैं उनको हमने बेचना है, और जो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उनको हमने पे करना है. सो ये जो है गारमेंट बनाने वाली किसी भी कंपनी के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो प्राइमरी या मेन एक्टिविटीज होती हैं. Cash flow from operating activities generally result from the transactions and other events that enter into determination of net profit or loss. So students, किसी भी कंपनी के लिए ना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है बहुत जरूरी होती हैं, और उन्हीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही कंपनी का अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है. सो दूसरे शब्दों में बोले कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही जनरली एक कंपनी की प्रॉफिट या लॉस को जो है निर्धारित करती है. The amount of cash from operations indicate the internal solvency level of the company and is regarded as the key indicator of the extent to which the operations of the enterprise have generated sufficient cash flows to maintain the operating capability of the enterprise, paying dividend, making of new investments, and repaying of loans without recourse to the external source of financing. तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, आराम से मैं समझाता हूं आपको. स्टूडेंट्स, जो कैश बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट हुआ है ना, वो कंपनी की इंटरनल सॉल्वेंसी के लेवल को दर्शाता है, और ये इस बात का की इंडिकेटर माना जाता है स्टूडेंट्स कि बिजनेस के ऑपरेशंस ने किस हद तक सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर दिया है ताकि बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, डिविडेंड पे किया जा सकता है, नई इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, और कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसको रीपे किया जा सकता है. कैसे? बिना एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा लिए हुए. और कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ये? या तो हमने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, या ओनर्स या शेयर होल्डर से हमने जो है फर्दर कैपिटल लिए बिना ही जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मेंटेन कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और कोई अगर लोन पड़ा हुआ है तो उसको पे कर सकते हैं. इंटरनल सोर्सेज से जो कैश हमारा जनरेट हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और हम एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम ओनर्स के पास जा रहे हैं, दोबारा उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम फर्दर कैपिटल दे दो हमारे को, क्योंकि जो है हमारे से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही मेंटेन नहीं हो रही है. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए ना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हुआ जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो का जो है सेपरेट डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी एज ए एनालिस्ट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो आप यही तो जानना चाहोगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, राइट? क्योंकि वो हमारी मेन एक्टिविटीज है, और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही जो है अगर कैश जनरेट नहीं हो रहा, वहां पे कैश बर्न हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी की क्या हालत है. ठीक है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंपनी.
स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे कैश इनफ्लो जनरेट होता है और कैसे जो है कैश बिजनेस से बाहर जाता है। अब स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिजनेस है, राइट। सो उस हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। सो हम दो तीन एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि इस तरह के बिजनेस में ये तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई ट्रेडिंग कंपनी या कोई कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और जो है उसको बेच रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, फिनिश गुड्स बना रही है और बाद में जो है फिनिश गुड्स को बेच रही है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज ये होती हैं जिसके बीच में कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती, जैसा माल पीछे से आया वैसे ही आगे बेच दिया। आपने जो है मोबाइल फोन्स खरीदे और जो है मोबाइल फोन्स एज इट इज जो है आपने आगे बेच दिए, तो आप जो है मोबाइल फोन्स में ट्रेड कर रहे हैं। और सर्विसेज कंपनीज ऐसी हैं जो केवल सर्विसेज दे रही हैं, जैसे हमारी टेलीकॉम कंपनीज हो गई, राइट। वो केवल हमारे को सर्विसेज दे रही है, आपके पास कोई टेंजिबल प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आ रहा। जैसे जियो की बात कर लेते हैं, एयरटेल की बात कर लेते हैं, तो आपको जो है वो बैंडविड्थ दे रहे हैं जिसके जो है आप उसको पैसे दे रहे हैं। सो इस तरह की अगर कंपनीज हैं तो उनकी जो है कैसी एक्टिविटीज है जिनसे जो है इनफ्लो जनरेट हो रहा है और किन किन एक्टिविटीज से जो है वो आउटफ्लो जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आइए जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो इनफ्लोज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी सबसे पहले क्या कर रही है, वो जो है मेन एक्टिविटी क्या है, माल बेचना, राइट। सो माल बेचना या जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर वो कैश से आपने माल बेचा है या आपने कैश से जो है सर्विसेज आपने दी हैं, तो वो जो है एक इनफ्लो हो जाता है। इससे हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विसेज कंपनी। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा, आगे आप जो है समझ जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपने माल जो है उधार में बेचा हो। सो अगर माल उधार में बेचा है तो डेटर्स जो है महीने 2 महीने बाद जो भी उधार का पीरियड है उसके बाद पैसा देने आपको आ जाएंगे। सो आपकी कंपनी के पास पैसा आ गया। सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज अनदर सोर्स ऑफ इनफ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हो सकता है आपने कोई कमीशन या कोई फीस जो है अर्न की हो। सो जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है सर्विसेज कंपनी के लिए। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हूं तो मेरे को जो है मैंने कोई प्रॉपर्टी की डील कराई तो मुझे जो है कमीशन मिल गई या कोई मेरे को जो है कंसल्टेंसी फीस मिल गई मुझे। सो उससे जो भी कैश जो आएगा वो जो है इनफ्लो का पार्ट हो जाएगा फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से जो है हो सकता है कंपनी को जो है रॉयल्टी मिल रही हो तो वो भी एक इनफ्लो बन जाएगा। और कैश रिसीव्ड एज अदर रेवेन्यू, किसी भी तरह का कोई भी और रेवेन्यू है उससे अगर आपको कैश आ रहा है, कोई भी एंसिलरी हो सकता है। आपके पास आप जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें आपके पास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, आपने उसको बेच दिया, वो आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी एंसिलरी एक्टिविटी है। आपने सफाई करी, दुनिया भर का जो है आपको लोहा दिखा, आपको एल्युमिनियम दिखा, कॉपर दिखा, आपने उठा के उसको बेच दिया एज ए जंक, तो जो है ये जो है अदर रेवेन्यू का पार्ट हो गया। सो इन सब तरीकों से जब कैश आ रहा है सो वो हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इनफ्लो। सो कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी जनरेटेड थ्रू लार्जली थ्रू दीज सोर्सेस। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा, अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो आप कैश परचेज भी कर सकते हो। सो अगर आप कोई कैश में परचेजेस कर रहे हो तो वो आपका जो है आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। इसी तरीके से अगर उधार पे माल खरीदा है आपने स्टूडेंट्स, तो आपने जो है सप्लायर है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको किसी ना किसी दिन पे करना ही है, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी उधार का समय है, जो भी क्रेडिट पीरियड है उसके बाद आपको पे करना है। तो कैश जो है सिस्टम से बाहर चला जाएगा। सो दिस विल बी ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, जैसे आपने जो है रेंट पे किया, आपने जो है टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी को आपने जो है पे किया इंटरनेट के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया, आपने स्टाफ के वेलफेयर के ऊपर जो है कुछ खर्चा किया, आपने स्टाफ के ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा किया, जो है सेल्समैन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जब आप पे कर रहे हो तो वो है आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर कंपनी जो है ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी आएगी और जब प्रॉफिट में आएगी तो जो है
प्रॉफिट के ऊपर स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो इनकम टैक्स पे किया गया है वो भी जो है एक तरीके से आउटफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको एग्जांपल दिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंपनी का। कुछ एक दो एग्जांपल और तरह की अलग इंडस्ट्रीज का लेंगे इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। स्टूडेंट्स, आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जनरेट हो रहा है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर ए फाइनेंस कंपनी। स्टूडेंट्स, फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? फाइनेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो है लोन्स जो है डिस्बर्स करती हैं। लोन्स किस तरह के हो गए स्टूडेंट्स? जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया। इस तरीके से जो है लोन्स वगैरह जो है डिस्बर्स करती हैं और फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती हैं। जिन्होंने पब्लिक ने अगर पैसा उसमें लगाना है फिक्स डिपॉजिट्स में, तो फिक्स डिपॉजिट्स ऑफर करती है और वो जो है फाइनेंस कंपनीज जिन्होंने पैसा लगाया वो उनको इंटरेस्ट पे करती हैं। जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो है स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज करती है और उनको एडवाइस देती है कि कहाँ पे किस शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कब उन शेयर्स को बेच देना चाहिए। साथ में जो है स्टॉक ट्रेडिंग भी करती है स्टूडेंट्स। अगर जो है एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपने शेयर्स बेचने हैं या एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी को बेचने हैं, तो कुछ ब्रोकरेज लेके ये शेयर्स ट्रेडिंग करवा देते हैं। और अगर उनके पास कुछ एक्सेस मनी पड़ा हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट की अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट कर देती है और इन्वेस्टमेंट से जो है इंटरेस्ट जो है अर्न करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इनकी जो है मेन एक्टिविटीज होगी। सो आइए देखते हैं कि इनफ्लो कैसे जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स इससे। सो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनसे उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है या उन्हें जो है डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर सेल, उन्होंने जो भी कुछ सिक्योरिटीज में पैसा डाला हुआ है या कुछ शेयर्स में पैसा डाला हुआ है, अब उनको वो बेच देते हैं और उससे जो है पैसा जनरेट कर लेते हैं। ब्रोकरेज, जैसे हमने बात किया, जैसे स्टॉक ब्रोकर भी वो काम करते हैं और उन्हें जो है जब उन्होंने शेयर्स किसी इंडिविजुअल के किसी कंपनी के बिकवाए तो जो है उन्हें कुछ ब्रोकरेज मिलती है, दलाली मिलती है। सो एज ए स्टॉक ब्रोकर वो काम करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात किया था कि वो होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन वगैरह देते हैं तो उसके ऊपर वो ब्याज कमा सकते हैं। सो इस तरह की जो है ये कैश इनफ्लोज हो जाती हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लोज के स्टूडेंट्स हम बात करें तो जो है जनरली फाइनेंस कंपनीज क्या है कि लोन्स भी लेती रहती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जो है उन लोन्स के ऊपर जो है जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, सो वो जो है कैश आउटफ्लो हो गया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, उन्हें ये लग रहा है कि ये शेयर अच्छा है, ये अभी कम दाम पे मिल रहा है, इसका दाम आगे जाके बढ़ जाएगा, तो वो खरीद रहे हैं या कुछ और सिक्योरिटीज खरीदे जा रहे हैं। तो जब वो ये इस तरह की सिक्योरिटीज खरीदी जा रही हैं तो ऑब्वियसली जो है कैश आउटफ्लो हो रहा है। सो ये स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हो गया हमारा जो है फाइनेंस कंपनी का कि उसकी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरीके की होती है और उसको जो है कैसे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या उसका जो है कैश आउटफ्लो कैसे हो रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए एक रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी का क्या बिजनेस है? रियल एस्टेट कंपनी का ये बिजनेस है कि उसने जो है बिल्डिंगें बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं और उसको जो है किराए पे चढ़ाना है और उससे जो है किराया जो है उनको मिल सकता है। इसी तरीके से वो कोई किसी और कंपनी के भी कुछ एसेट्स किराए पे ले सकते हैं और जो है उनके ऊपर किराया पे कर रहे हैं और आगे उनको दोबारा से लीज कर रहे हैं, रिलीज करके जो है उनके पास जो है रेंट आ रहा है। सो जो रेंट उनको रिसीव हो रहा है या वो जो रेंट पे कर रहे हैं या उससे रिलेटेड अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे हैं, तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी की जो है एक प्राइमरी या मेन एक्टिविटीज हो जाती है। कुछ वो फ्लैट्स जो है बेच रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो खर्चा जो पैसा आ रहा है वो जो है उनके पास जो है कैश इनफ्लो का एक सोर्स हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस काफी अलग होता है। सो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो है पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और जब भी कोई क्लेम आता है उस पॉलिसी के अगेंस्ट में तो उस क्लेम को पे कर देती हैं। तो इनकी जो है प्रिंसिपल एक्टिविटीज या मेन एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे जनरेट हो रहा है। इनफ्लोज की स्टूडेंट्स हम बात करें फॉर इंश्योरेंस कंपनी, तो जो प्रीमियम उनके पास आ रहा है वो जो है कैश इनफ्लो हो गया और इस प्रीमियम के अगेंस्ट में जो एजेंट्स को जो है वो कमीशन पे कर रहे हैं वो उनके लिए कैश आउटफ्लो हो गया। इसी तरीके से जब भी पॉलिसी होल्डर से कोई अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उस क्लेम की जो वो पेमेंट कर रहे हैं वो उनके लिए जो है कैश आउटफ्लो हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको पास क्वेश्चंस आएंगे जिसके बीच में थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं,
जब आप एक्टिविटीज देखेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस तरह की कंपनी है। जैसे हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट अर्निंग, एक फाइनेंस कंपनी के लिए मेन एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये मेन एक्टिविटी नहीं है। आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो उससे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो क्या आ रहा है, और अकॉर्डिंगली आपने उसको जो है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करना है। अगर वो आपको लगता है कि इस बिजनेस के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसको जो है हम अलग तरीके से देखेंगे, क्या वो फाइनेंसिंग में जाएगी या वो इन्वेस्टिंग में जाएगी, उस तरीके से हमने देखना है। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हमने कंप्यूट करना है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस से बनता है और एक आइटरेटिव प्रोसेस से बनाना पड़ता है। इसके बीच में 3-4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। आइए जो है समरी फॉर्म में मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर हर स्टेप में हमने क्या एक्शन लेना है, क्या ऐड करना है, किस आइटम को माइनस करना है, वो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके लिए कोई नई आइटम नहीं है, ये आपको पता है, P&L अकाउंट से ये जो है ये नंबर मिल जाता है कि कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया है, और उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपने कोई डिविडेंड पे किया है, प्रपोज डिविडेंड है, या कोई इंटरिम और फाइनल डिविडेंड पे किया है, वो जो है हमने एड बैक कर देना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसी तरीके से कंपनी ने टैक्स का कोई प्रोविजन किया है, वो एड बैक कर देना होता है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है, अगर कुछ कर रखा है P&L अकाउंट से कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इन सबको जो है हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप में जो हमने क्या करना है, हमने नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर वो P&L अकाउंट का पार्ट बनी हुई है, तो हमने उसको एडजस्ट करना है। नॉन कैश का एग्जांपल स्टूडेंट्स है, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन, उसके अगेंस्ट में हमने कोई कैश नहीं पे किया, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, या हमने जो है कोई फिक्स एसेट्स बेची थी तो उसके ऊपर लॉस कर गया हमारे को, तो ये हमारी जो है नॉन कैश आइटम्स हो गई है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ऐसे गेन भी हो सकता है। ये हमारी नॉन कैश आइटम्स होगी। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगेन बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज कर लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी है, तो उसने अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम नहीं कमाई गई, तो उसे भी जो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है हमने। आगे स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अगर उनमें जो भी चेंजेस हैं, जो भी मूवमेंट है उनके बैलेंसेस में, प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर, उस सब की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं या हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इससे हमारे को इनफ्लो जनरेट हो रहा है। और इसी तरीके से इसका रिवर्स देखें तो अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है या करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर के लेवल से, तो जो है हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। लास्टली, जो इनकम टैक्स हमने पे किया स्टूडेंट्स, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ये 3-4 स्टेप्स से जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगा स्टूडेंट्स। ये ईच आइटम जो है मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता लग जाए क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, और कैसे जो है हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि वो जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाई जाती है, और फॉर्मेट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज में दिया हुआ है, और हमारे को उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। और जो भी उसमें ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें जो ऑर्डर दिया है उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो जनरेट हो रही है वो हमें दिखानी होती है, प्रेजेंट करनी होती है। हम अपनी मर्जी से जो है फॉर्मेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्मेट दिया हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, वही हमने फॉलो करना है स्टूडेंट्स। और आइए उसी को फॉलो करते हुए कैसे हमने बनानी है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाई जाएगी। उसके लिए जो है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और सबसे पहले जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लेना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की जो हमने एडजस्टमेंट करनी है। स्टूडेंट्स, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का जो नंबर है, ये एज इट इज यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्यूटेशन है ये हमारे को वर्किंग नोट में देनी है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इस अमाउंट का जो ब्रेकअप है, वो मेन कैश फ्लो का स्टूडेंट्स पार्ट नहीं बनता है।
वो एक वर्किंग नोट का पार्ट बनता है, हमें अलग से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है और हमें जो है जब भी क्वेश्चन आएगा उसके बीच में जो है हमें इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट इसी आंसर का ही पार्ट बनाना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट है, कैसे बनता है, आइए सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो कैसे हमने कंप्यूट करना है, आइए स्टूडेंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं दिया हुआ तो हमारे को बैलेंस शीट दी होगी और उस बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्लोजिंग नंबर क्या है और ओपनिंग नंबर क्या है, और ओपनिंग नंबर को हमने क्लोजिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब इसके बीच में जो है हमने एडजस्टमेंट्स करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स प्रपोज्ड डिविडेंड है जो कि प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड था और वो करंट ईयर में पे किया है, उसे जो है हमने ऐड कर देना है। मूविंग ऑन, अगर इस साल कोई भी इंटरम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड पे किया गया था इक्विटी शेयर्स के ऊपर या प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, उसको भी स्टूडेंट्स हमने ऐड कर देना है। इसी तरीके से अगर हमने कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है और उसमें अगर कोई रिफंड आ गया तो हम माइनस कर सकते हैं। तो जो कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है उसे जो है हमने ऐड कर देना है। ऐसे ही अगर कोई रिजर्व्स में मूवमेंट है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व, जनरल रिजर्व या किसी और रिजर्व में कोई बैलेंस ट्रांसफर कर दिया है तो हमने उसको भी ऐड कर देना है। और लास्ट में जो है लॉस या एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू पी एंड एल, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वजह से कोई भी लॉस है या कोई भी एक्सपेंसेस है जो ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, उनको जो है हमने ऐड कर देना है। सो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जो हमारा मूवमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व का, उसके बीच में क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड करनी है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, उसके स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करते हैं। अगर कंपनी को इनकम टैक्स का कोई जो है रिफंड मिल जाता है, सो वो जो है हमने लेस कर देना है। सपोज कर लीजिए हमने इनकम टैक्स पे किया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, लेकिन जब असेसमेंट हुई तो पता लगा कि हमने जो है टैक्स ज्यादा पे कर दिया, असेसमेंट में जो टैक्स निकल के आया वो कम निकल के आया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है वो वापस कर देता है। सो उसे जो है हमने रिड्यूस कर देना है, माइनस कर देना है, लेस कर देना है। और जैसे हमने लॉस और एक्सपेंसेस की बात करी थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, कोई भी अगर गेन या इनकम हो रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, उसे जो है हमने लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो फाइनल जो नंबर निकल के आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो कॉम्प्यूटेशंस हैं सारी की सारी ये वर्किंग नोट के फॉर्म में देनी है। ये हमारी जो मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट है एंड स्पेशली जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका पार्ट नहीं बनेगा। ये नंबर जो है ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे पहली लाइन बनेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कैसे कंप्यूट किया गया है वो जो है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, और ये जो है वर्किंग नोट में हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट, और जो अमाउंट आया हमने उसको नोट कर लिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बात करी थी, तो सेकंड स्टेप हमारा होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ब्रीफली मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, ये जो है हमारे नॉन कैश एक्टिविटीज होती हैं। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट वगैरह आया है, तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो हमने जो है उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो हम स्टूडेंट्स आइए उनको एडजस्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइटम्स टू बी एडिड, क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, जो हमने बात किया था, डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के ऊपर, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसलिए जो है इसको हमने ऐड कर देना है। फर्दर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है या डिवेंचर्स है और उसके ऊपर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो स्टूडेंट्स हमने उसको ऐड कर देना है। मूविंग ऑन, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये हमने
डिस्कस किया था कि अगर इश्यूएंस के टाइम पे हमने कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे करी थी या जो है हमने कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किए थे, लेकिन उस समय हमने एक्सपेंस ऑफ नहीं किए, हमने ये डिसाइड किया कि इसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम जो है इसको राइट ऑफ करेंगे। तो इस साल अगर इसका कोई राइट ऑफ हुआ है तो क्योंकि खर्चा तो पहले ही हो चुका है, ये सिर्फ राइट ऑफ हो रहा है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स। फिर लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको जो है हमने ऐड कर देना है। और एज ए लास्ट आइटम, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर डाउटफुल डेट्स का जो है हमने प्रोविजन फर्दर क्रिएट किया है तो उसे जो है हमने ऐड कर देना है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है। सो ये सारी सारी आइटम्स हमारी ऐड हो जाती हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या चीजें माइनस करनी है, आइए जो है उसको भी स्टडी करते हैं इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो हमने क्या आइटम्स ऐड करनी है वो डिस्कस कर लिया है। अब हमने क्या क्या आइटम्स स्टूडेंट्स हमने डिडक्ट करनी है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आइटम जो है हमने डिडक्ट करनी है वो है इंटरेस्ट इनकम। अगर इस कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और उसके ऊपर जो है कुछ इंटरेस्ट इनकम अर्न की है तो उसे हमने डिडक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरीके से अगर इस कंपनी को कुछ डिविडेंड मिल जाता है, जो शेयर्स वगैरह इन्होंने खरीदे थे उसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड मिल जाता है तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इसे हमने डिडक्ट कर देना है स्टूडेंट्स। कोई अगर रेंटल इनकम है, कोई प्रॉपर्टी है इस कंपनी के पास जो लीज आउट कर रखी है और उसके अगेंस्ट में जो है रेंटल आ रहा है, सो ऐसी रेंटल इनकम भी स्टूडेंट्स हमने जो है डिडक्ट कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है, बिकॉज ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कोई गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, अगेन ये नॉन कैश आइटम है तो उसको जो है हमने डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है, जो है प्रोविजन राइट ऑफ हो रहा है फॉर डाउटफुल डेट्स, सो उसको भी हमने जो है स्टूडेंट्स डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। और इन सब को जो है, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ऐड करने की और डिडक्ट करने की, ये सब जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी जो है हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल की चेंजेस नहीं की है, सो इसलिए हम बोलते हैं इस स्टेज पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्या चेंजेस है, क्या इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की क्या एडजस्टमेंट करनी है, क्या लेस करना है, क्या माइनस करना है, आइए स्टूडेंट्स सब्सिक्वेंट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुई हैं हमने उसका जो है इंपैक्ट लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो सबसे पहले जो है जो आइटम ऐड होती है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, इट इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था जो पहले वीडियो 1 और 2 में है कि जब डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो कैश फ्लो जनरेट होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू अगर हमारी कम हो रही है, सो ऑब्वियसली इन्वेंट्रीज बेच दी है, सो उससे हमारे को कैश आया होगा। इसी तरीके से डेटर्स की अगर वैल्यू कम हो गई है, सो इसका मतलब डेटर्स ने पैसा दे दिया है, तो जो है कैश जनरेट होता है। इसी तरीके से अगर हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की बात करें, राइट, सपोज कर लीजिए मैंने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया या कुछ हुआ तो उससे जो है मेरा पैसा आ जाता है कंपनी के बीच में। सो जब भी करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो जो है कैश इनफ्लो जनरेट होता है। सो आइए जो है इन आइटम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो है डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक में जो है अगर रिडक्शन हुआ फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर तो हमारा जो है ये कैश इनफ्लो हो जाता है, तो इसे हमने ऐड कर देना है। इसी तरीके से डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, और बिल्स रिसीवेबल्स को कलेक्टिवली ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है, वो हमने ऐड कर देना है। इसी तरीके से डिक्रीज इन एक्रूड इनकम्स, अगर कोई एक्रूड इनकम है उसमें रिडक्शन हो गया है विज़ावी प्रीवियस ईयर तो हमने उसको जो है ऐड कर देना है। इसी तरीके से डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कुछ है उसे हमने ऐड कर देना है। और अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। सो अगर ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल्स होते हैं हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो इसे हमने ऐड कर देना है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अगर हमारा जो है इंक्रीज हो गया है विज़ावी प्रीवियस ईयर तो उसे हमने ऐड कर देना है। और अगर इंक्रीज हो गया है एडवांस इनकम्स में तो उसे भी जो है हमने ऐड कर देना है। सो मोटा मोटा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि किसी भी तरह की करंट एसेट्स में उसकी वैल्यू में अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो विज़ावी प्रीवियस ईयर तो आपने उसको ऐड कर देना है। और करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज हो रहा है
सो आपने उसको भी जो है ऐड कर देना है। सो स्टूडेंट्स, हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आगे देखते हैं कि अब हमें लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो जितनी भी करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है विज़ावी प्रीवियस ईयर, उन आइटम्स को हमने ऐड कर देना है, और करंट लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज पे ऑफ हो रही है, कैश बाहर जा रहा है, सो जो है ये कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो आइए एक करके आइटम्स वही हैं जो हमने डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस स्लाइड में, जहां हमने डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की बात करी थी। एक एक करके स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ गई है, हमने इन्वेंट्रीज खरीद ली है, तो इसका मतलब पैसा जो है चला गया है, सो उसे जो हमने लेस कर देना है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में पैसा फंस गया है हमारा, ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है, सो इसे हमने लेस कर देना है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इंक्रीज इन एक्रूड इनकम्स है, वो हमने लेस कर देनी है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस है विज़ावी प्रीवियस ईयर, तो हमने उसकी भी वैल्यू को माइनस कर देना है। ये तो होगी करंट एसेट्स की बात। थोड़ा सा करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारा ट्रेड पेबल्स में अगर डिक्रीज हो गया है, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो उसे हमने लेस कर देना है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में अगर डिक्रीज हो गया है तो उसे हमने लेस कर देना है। और एडवांस इनकम्स अगर कुछ हैं और उसमें उसके वैल्यू में जो है डिक्रीज हो गया विज़ावी प्रीवियस ईयर, तो उसे जो हमने माइनस कर देना है। सो ये अब हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट जो है हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब हम कंप्यूट करेंगे ये है हमारा ऑपरेटिंग operating प्रॉफिट from बिफोर working ऑपरेशन। capital changes। ऑपरेशन से हमारा कितना कैश जनरेट हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, और ई था हमारा स्टूडेंट्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और एफ है हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो डी में ई जोड़ देना है और एफ माइनस कर देना है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने इनकम टैक्स अगर कुछ पे किया है स्टूडेंट्स, सो हमने वो माइनस कर देना है, और कोई रिफंड आया हुआ तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके बीच में। सो लेस इनकम टैक्स पेड। सो ये अब हमारा आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर कोई कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये सारी स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे पास जो है फाइनल नंबर निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो अगर ये नंबर स्टूडेंट्स प्लस है तो इसका ये मतलब है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और अगर ये नंबर माइनस आया होता है तो इसका ये मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश यूज हो गया है। सो हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से आपने टाइटल रखना है। सबसे पहले आप ये कंप्यूट कर लेंगे ये प्लस है या माइनस है। प्लस है तो आप लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस है तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हमारा जो है एज ए फर्स्ट स्टेप जो है हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने कंप्यूट कर लेना है, और इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे बाकी एक्टिविटीज से जो है हमारा कैश फ्लो कैसे जनरेट हो रहा है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.